हेलो एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं रवि यादव आपके साथ डिस्कस कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर को लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के कुछ एक दो टॉपिक रह गए हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को। ठीक है, हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। डाइकॉट और मोनोकॉट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल क्या है, प्लूम्यूल और रेडिकल क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। हमने पढ़ा है कि प्लूम्यूल क्या होता है, शूट में डेवलप होता है, और रेडिकल किस में डेवलप होता है, रूट में डेवलप होता है। मोनोकॉट में क्या होता है, जो प्लूम्यूल होता है, शूट टिप, उसको कौन कवर करता है, कोलियोप्टाइल। जो रेडिकल होता है उसको कौन कवर करता है, कोलियोराइजा। तो ये सारी चीजें हमने, है ना, लास्ट वीडियो में देखा है। आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं यहां पे, सीड का फॉर्मेशन। जो ओव्यूल होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जब उसमें एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो वही ओव्यूल किसमें मैच्योर हो जाता है, सीड में। यानी मेगास्पोरेंजियम ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, हम पॉइंट्स को मेंशन करेंगे इसके बाद। देखिए, सीड में हमें लिखना है, ठीक है, सीड क्या है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, मेच्योर ओव्यूल आफ्टर fertilization known as seed। ठीक है, मेच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन नोन एज सीड। अब यहां पे अगर देखेंगे तो यही क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, सीड होता है, और क्या होता है, फ्रूट होता है। रीजन क्या, कैसे बोलेंगे, देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा। प्रोडक्ट में क्या मिला, सीड मिला, और क्या मिला, फ्रूट मिला। ठीक है, सीड के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो स्टोर है, जो भी पेरेंटल इंफॉर्मेशन है वो सब क्या है, स्टोर है। ठीक है, सॉरी, जो भी पेरेंटल, है ना, चीजें हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो सब क्या है, स्टोर है। तो अब वहां पे क्या करना है, वहां पे जो है, जो सीड होता है ये जर्मिनेट करेगा और नए प्लांट को एक डिफरेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी के साथ में, है ना, क्या करेगा, ठीक है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन के साथ में बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, सीड क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, जो सीड है वो कहां पे फॉर्म होता है, एंजियोस्पर्म्स में। अगर हम एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे तो जो सीड होता है वो कहां फॉर्म होता है, फॉर्म्ड विद इन फ्रूट। कहां बनेगा, फ्रूट्स के अंदर बनेगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, सीड नेकेड होता है। रीजन क्या है, वहां पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो सीड जो है वो फ्रूट के अंदर नहीं बनता है, यानी सीड के ऊपर फ्रूट की कोटिंग नहीं होती है, कवर नहीं होती, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सीड क्या होता है, नेकेड। तो यहीं पे अगर हम लिखे हैं ना, इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म्स सीड कैसा होगा, सीड्स होंगे नेकेड। ठीक है, फ्रूट यहां पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। फ्रूट फॉर्म नहीं होता तो फ्रूट की कवर बाहर से नहीं होगी। अब यहां पे एक और चीज को देखें कि हम जो सीड होता है, ठीक है, वो सीड के पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे लिखें पार्ट्स कितने होंगे,
पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सीड। तो सीड के कुछ पार्ट्स जैसे हम यहां पे लिखें, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, एक तो यहां पे इंटेगुमेंट होता है, यहां पे क्या होगा, इंटेगुमेंट होगा। दूसरा यहां पे क्या होगा, इंटेगुमेंट यानी सीड कोट होगा। दूसरा यहां पे होगा कॉटिलेडन। तीसरा यहां पे होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक जो सीड होता है, उस सीड के पास ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिनको हम क्या लिख सकते हैं यहां पे हम लिख सकते हैं सीड कोट। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सीड कोट, सीड कोट लिख सकते हैं। दूसरा यहां पे क्या होता है, कॉटिलेडन होता है। कॉटिलेडन होता है। तीसरा यहां पे होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये चीजें सीड में होती हैं। तो अब यहां पे देखें, अगर हम इनके लिए मेन पॉइंट्स यहां पे लिखते हैं, तो सीड कोट है क्या, ये क्या होता है, हार्ड एंड प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट होता है, बस हार्ड एंड प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट होता है। दूसरा, इसमें एक छोटा सा पोर होता है, हैज स्मॉल पोर, एक छोटा सा पोर होता है इंटेगुमेंट पे, जिसको आप क्या बोलते हो, माइक्रोपाइल। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो माइक्रोपाइल यहां पे होता है, इसी माइक्रोपाइल के थ्रू जो भी है ना फूड, जो भी जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन वगैरह और वाटर वगैरह ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, इसी से क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, वाटर, enters through micropyle during germination, during seed germination। ठीक है, तो सीड कोट क्या होता है, हार्ड एंड प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट होता है, जो कि एक स्मॉल पोर है ना उसके पास होता है, और उस पर्टिकुलर स्मॉल पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। उसी के थ्रू वाटर और ऑक्सीजन ये सब एंटर करते हैं जब सीड जर्मिनेट होना क्या करता है, स्टार्ट करता है। कॉटिलेडन जो होता है वो कैसा होता है, अगर यहां पे लिखें तो कॉटिलेडन कैसा होगा, दूसरे कलर से लिख देते, अलग अलग रहेगा यहां पे। दूसरा जो यहां पे है कॉटिलेडन, ये क्या है, ये यहां पे अगर आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, थिक एंड स्वेलन। किस लिए थिक और स्वेलन दिखेगा, ड्यू टू स्टोर्ड रिजर्व फूड। ठीक है, थिक और स्वेलन दिखेगा ड्यू टू स्टोर्ड रिजर्व फूड। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो जो यंग सीडलिंग बनेगा उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा।
प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू यंग सीडलिंग। यंग सीडलिंग, ठीक है, सीडलिंग्स को क्या करेगा ये, है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये आप यहां पे ध्यान देंगे कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है, इसके जो है आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या आपको कितने पार्ट्स देखने को मिलेंगे? दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक तो आप यहाँ पे एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल लिखते हो, तो एक में क्या होता है, प्लूम्यूल होता है, और दूसरे में क्या होता है, रेडिकल होता है। प्लूम्यूल क्या बनाता है, प्लूम्यूल बनाता है शूट, और रेडिकल किस में टर्मिनेट होता है, किस में ग्रो होता है, रूट में ग्रो होता है। ये आप याद रखोगे। ये क्या है ना, सीड का एक सिंपल बेसिक सा डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? अब आगे अगर हम चीजों को देखें, है ना, अब आगे अगर हम चीजों को देखें कि जो सीड होता है, मैंने बताया कि सीड जो है उसमें जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो वो न्यूट्रिशन कहां से गेन करता है, एंडोस्पर्म से। तो एंडोस्पर्म जो होता है, कभी कभी सीड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, और कभी कभी बचा रह जाता है। तो सीड में एंडोस्पर्म है या नहीं है, इस बेसिस पे अगर हम देखें तो सीड के टाइप्स हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे है ना, हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ सीड, टाइप ऑफ सीड्स बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म, बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बेसिस पे हमें बताना है कि सीड कितने टाइप का होता है। ठीक है, अब यहां पे देखें, यहां पे हम ये लिख लेते हैं कि जो सीड है वो दो टाइप का है। सीड यहां पे कितने टाइप का है, दो टाइप का है, यहां पे लिख देते हैं। क्लियर? ठीक है, ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है ना, बॉक्सेस हमने ड्रॉ कर दिए। ऐसे लिखने से थोड़ा बढ़िया लगता है देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो सीड है वो कितने टाइप का है एंडोस्पर्म के बेसिस पे। तो एक हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, और एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, दूसरा आप यहां पे क्या लिख सकते हो, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, अब यहां पे अगर हमें लिखना पड़े, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे देखिए, ये जो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है, यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे एंडोस्पर्म जो होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। ठीक है, एंडोस्पर्म completely consumed in
एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा, इन मैच्योर सीड एंडोस्पर्म क्या होगा, एब्सेंट। एंडोस्पर्म क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल हम पी लिख सकते हैं, दूसरा ग्राउंड नट लिख सकते हैं, तीसरा यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बीन्स। मीन्स हमने ये तीनों डाइकॉट ही लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द केस में डाइकॉट के जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना, एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। अब यहां पे देखेंगे दूसरा, है ना, जो एल्ब्यूमिनस सीड है इसमें क्या होगा, इसमें आप लिख सकते हैं जो एंडोस्पर्म होता है वो परसिस्ट करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म जो होगा वो परसिस्ट करेगा, एंडोस्पर्म persist in mature seed, persist in mature seed. It is not completely consumed during embryo development. ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्लियर है। तो एंडोस्पर्म है ना जो होगा वो मैच्योर सीड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कंज्यूम नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो क्या बोलेंगे सीड को, एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। अगर सीड पूरी तरीके से, है ना, जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर गया है, कोई भी एंडोस्पर्म नहीं है मैच्योर सीड में, तो उसे बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। इसमें अगर आप देखोगे तो पी होगा, ग्राउंड नट होगा और क्या होगा, बीन्स होगा, ठीक है। ये एग्जांपल एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल्स अगर हम यहां पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल्स को यहां पे हम लिखेंगे कैस्टर, कोकोनट, राइस, व्हीट, बार्ली, मेज। ये सबके सब क्या है, मोनोकॉट। कैस्टर, कोकोनट, राइस, व्हीट, बार्ली, ये सब के सब क्या है, मोनोकॉट। तो ये है ना, आप ध्यान रखेंगे, ये हमने क्या पढ़ा, सीड के बारे में, ठीक है। सीड का बेसिक फीचर, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, और सीड जो होता है, ठीक है, उसका एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्मिक सीड, और नहीं है तो क्या है ना, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ठीक है। ये टाइप्स और एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे अगला टॉपिक हमें पढ़ना है सीड डोरमेंसी, ठीक है, और दूसरा क्या है, सीड जर्मिनेशन। तो सीड डोरमेंसी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सीड डोरमेंसी के बारे में क्या लिख सकते हैं, और सीड जर्मिनेशन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहें, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये दो पार्ट में हम इसको, है ना, लिखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। अभी यहां पे हमें क्या करना है, सीड डोरमेंसी के बारे में लिखना है, ठीक है। तो सीड डोरमेंसी है क्या, अगर देखेंगे तो जो सीड होता है, ठीक है, उसका एम्ब्रियो कैसा है, इनएक्टिव है, अभी वो सीडलिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, है ना, डोरमेंट कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये किसी कंडीशन को पास आउट करने के लिए हो सकता है, ठीक है।
यहां पे लिखेंगे स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो ऑफ सीड। दूसरा यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सीड नॉट एबल टू जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है, सीडलिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, है ना, जो है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। जो सीड होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सीड becomes ड्राई। कितना ड्राई हो जाएगा, 10 to 15% मॉइस्चर बचेगा, ठीक है, उसके टोटल बायोमास का कितना, 10 to 15% ही मॉइस्चर बचेगा। नेक्स्ट, जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं ये क्या हो जाएंगी, ये स्लो डाउन हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, ये एक क्या है, एडॉप्टेशन टू पास अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने की एक स्ट्रेटजी भी है, ठीक है, प्लांट की। तो आप देखोगे जो सीड डॉर्मेंसी होती है, 4 फीचर हमने मेन लिखे हैं। ये क्या है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो ऑफ सीड, यानी सीड के एम्ब्रियो की एक इनएक्टिव स्टेज है। दूसरा, सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता इस ड्यूरेशन में, सीड ड्राई हो जाता है, वो अपने मॉइस्चर को मैक्सिमम लॉस कर देता है, 10 to 5% उसके मास का टोटल, है ना, मॉइस्चर बचता है। जनरल मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एक्टिविटीज क्या हो जाती है, एकदम स्लो डाउन हो जाती हैं, यहां पे ये लिखा हुआ है। ये क्यों होता है, ये एक एडाप्टेशन है प्लांट में, ठीक है, जिसे क्या करते हैं वो, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन को पास करते हैं, ठीक है। अब ये हमने सीड डॉर्मेंसी के बारे में लिखा, सीड जर्मिनेशन क्या है, ठीक है। सीड जर्मिनेशन क्या है, तो सीड जर्मिनेशन को हम लिखते हैं, जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ सीड टू प्रोड्यूस सीडलिंग, सीडलिंग्स, ठीक है, एबिलिटी ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस सीडलिंग, यानी एक छोटा सा प्लांट, है ना, जब सीड जर्मिनेट करता है तो एक छोटा सा अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर सीड से बाहर आता है, उसी को क्या बोलते हैं, सीडलिंग। उसमें अभी भी लीफ वगैरह है ना, लीफ प्रिमोर्डिया है तो, बट लीफ एक्सपोज नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहां पे देखेंगे तो सीड जर्मिनेट कब करता है, सीड जर्मिनेशन कब होगा, कब होगा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में ही होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होगा। फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन के फॉर्म में यहां पे क्या होना चाहिए, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन के फॉर्म में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन हो, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन के फॉर्म में यहां पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एडिक्वेट मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, सुटेबल
टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, तब सीड क्या करेगा, है ना, जर्मिनेट करेगा, ठीक है, तभी सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ये आप याद रखना, ठीक है। सीड जर्मिनेशन कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में, और फेवरेबल कंडीशंस क्या है ना, ऑक्सीजन होनी चाहिए, एडिक्वेट मॉइस्चर होना चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। जब प्लांट का जर्मिनेशन पीरियड आता है, उसका अपना सीजन आता है, तो उस पर्टिकुलर सीजन में उसे जितना एडिक्वेट मॉइस्चर चाहिए मिल जाता है, सुटेबल टेम्परेचर और ऑक्सीजन मिल जाता है। अब ये सारी चीजें, है ना, मॉइस्चर का अगर आप देखेंगे तो अवेलेबिलिटी, है ना, एटमॉस्फेयर में सीजन के अकॉर्डिंग डे बाय डे क्या होती है, चेंज होती रहती है। टेम्परेचर अर्थ पे डे बाय डे क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। लाइट की अवेलेबिलिटी डे बाय डे क्या होती है ना, चेंज होती है। लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट इसीलिए हम पढ़ते हैं। ऑक्सीजन है ना, तो जब ये सारे कंडीशन सीड को मिलते हैं तो सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, है ना, सीड डोरमेंसी, और दूसरा क्या पढ़ लिया, सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान दोगे, है ना, जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मार्क कर लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। या अभी कर लेते हैं। जैसे आपने यहां पे देखना है, ये है ना, इसमें क्या करना है, सीड कोट है क्या, वो आपको मार्क करके रखनी है, ठीक है। दूसरा यहां पे आपको ये मार्क करके रखना है कि फाइनल प्रोडक्ट ये सीड है क्या, ठीक है, ये आपको मार्क करके रखना है। एंजियोस्पर्म में नेकेड सीड बनता है, आप याद रखोगे। एग्जाम्पल्स क्या है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के, ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। और ये होते क्या हैं, ठीक है, कहां पे एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है और कहां पे एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता, आप ये याद रखोगे। अगला, डोरमेंसी में अगर आप देखोगे तो ये पहला पॉइंट आप याद रखोगे, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी आप याद रखोगे, और ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सीड जर्मिनेशन के लिए ये एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, है ना, फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, ये तीनों आप यहाँ पे क्या करोगे, मार्क करके रखोगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, अगला हमें पढ़ना है एडवांटेज ऑफ सीड, ठीक है। अगला, है ना, टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, एडवांटेज ऑफ सीड। तो एडवांटेज ऑफ सीड में अगर हम देखें, है ना, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें सीड में क्या एडवांटेज होती है, वो हमें यहां पे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, एक एक करके, है ना, चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। जो सीड होता है, इसमें अगर आप लिखेंगे पहला एक पॉइंट एडवांटेज का सीड के, तो क्या लिखेंगे, जो सीड होता है इसके पास सीड डिस्पर्सल की बेटर स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। अलग अलग हैबिटेट तक सीड क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो लिखेंगे जो सीड्स हैं इनके लिए लिखेंगे seeds have better adaptive strategy of seed dispersal to new habitat। ठीक है, सीड में फ्रूट का फॉर्मेशन इसीलिए होता है कि जो सीड है, ठीक है, जो सीड है उसको डिस्पर्सल किया जा सके, उसे ट्रांसफर किया जा सके एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक, है ना, ठीक है, अलग अलग हैबिटेट में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, जब वहां पे अगर आप देखोगे, है ना, तो फ्रूट को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, जो इंसेक्ट्स है या जो दूसरे, है ना, अगर फ्रूट छोटा है तो, है ना, सीड छोटा है तो इंसेक्ट भी, है ना, उसे डिस्पर्स कर सकते हैं। बर्ड्स हैं, दूसरे, है ना, जो है एनिमल्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फ्रूट को खाने के लिए प्लांट को विजिट करते हैं, साथ में सीड को क्या करते हैं, वो डिस्पर्स करते हैं। तो ये चीज आप याद रखोगे। अगला यहां पे, है ना, अगला यहां पे आप देखोगे जो सीड्स होते हैं, ठीक है, उनमें अगर आप देखोगे
सीड फॉर्मेशन जो होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखोगे। सीड फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म्स more dependable on water, बट यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन है, ठीक है, ये वाटर पे क्या होता है, ज्यादा डिपेंडेबल होता है, ठीक है। जबकि वहीं पे देखोगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, अलग कलर से लिख देता हूं, बट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अब यहां पे एक नोट लिखना है, अगर हम यहां पे मेंशन करें, ठीक है, एक नोट, अगर ब्रायोफाइट में देखें तो, ब्रायोफाइट्स में अगर देखें तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो मेल गैमीट होता है वाटर के थ्रू ही कहां होता है, फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन वाटर, ये वाटर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कहां पे वाटर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये वाटर डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, तो आप याद रखोगे। तो सीड फॉर्मेशन अगर एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे तो ये मोर डिपेंडेंट होता है इस पे, वाटर पे, बट पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को देखोगे ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आप ये क्या करोगे, याद रखोगे ये, ठीक है, ये भूलना नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर दिया है, बॉक्स में फिट कर दिया है, ये वाला भी आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है वाटर पे, जबकि वही अगर आप देखोगे है ना एंजियोस्पर्म में तो इंडिपेंडेंट होता है। सीड फॉर्मेशन क्या होगा, डिपेंडेबल होगा, यहाँ पे इसे भी करना पड़ेगा बॉक्स में फिट। सीड फॉर्मेशन कैसा होगा यहाँ पे, है ना, डिपेंडेबल होगा, आप याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आगे देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज सीड कोट। ये क्या करता है, सीड कोट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स एम्ब्रियो फ्रॉम अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। दूसरा अगर आप देखोगे सीड जो होता है उसमें क्या होता है, सीड्स हैव, सीड के लिए लिखेंगे सीड हैज स्टोर्ड रिजर्व फूड, रिजर्व फूड किस लिए, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्मिनेटिंग सीडलिंग, टू जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स, ठीक है। जर्मिनेटिंग सीडलिंग को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए यहां पे क्या होता है, जो सीड है उसके पास क्या होते हैं, उसके पास रिजर्व फूड होता है, ठीक है। दूसरा अगर आप यहां पे देखोगे हैज जेनेटिक वेरिएशन,
हैज जेनेटिक वेरिएशन as it is product of sexual reproduction। स्टेटमेंट्स इसलिए लिख रहा हूं यहां पे क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में मिलती है। ठीक है, अब जैसे यहां पे ये वाला स्टेटमेंट लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखोगे। ठीक है, दूसरा ये एक स्टेटमेंट आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी ऑफ सीड डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो जो लास्ट वाला पॉइंट है ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, सीड हैज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल मिक्स होते हैं जिससे नई जेनेटिक वेरिएशंस बनती हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, कंप्लीट नहीं, वहां पे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। तो वही यहां पे दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि एक जो सीड होता है उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट किया। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या है, यहां पे देखेंगे। अगला टॉपिक है सीड वाइबिलिटी, ये मैंने यहां पे पहले से लिख दिया है। ठीक है, सीड वाइबिलिटी है क्या, सीड जो है प्लांट से अलग होने के बाद कितना समय तक अपने जर्मिनेशन की एबिलिटी को मेंटेन रख सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड वाइबिलिटी पीरियड। ठीक है, तो यहां पे लिखा है सीड वाइबिलिटी क्या है, पीरियड फॉर व्हिच सीड रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, वो ड्यूरेशन जिसके पास हो जाने से सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा, या फिर वो ड्यूरेशन जिसके अंदर सीड जर्मिनेट कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, सीड वाइबिलिटी या सीड का वाइबिलिटी पीरियड। एग्जांपल्स यहां पे मेंशन किए गए हैं, जैसे फॉर मंथ, यानी एक मंथ के आसपास अगर देखेंगे तो किसका सीड जो होता है उसका वाइबिलिटी पीरियड एक मंथ का होता है, ऑक्सैलिस। ठीक है, 10,000 ईयर्स का डॉर्मेंसी पीरियड रिकॉर्ड किया गया किसमें, एक प्लांट है ल्यूपिन। ठीक है, ल्यूपिनस आर्किटिकस, इसका जो सीड है ल्यूपिनस आर्किटिकस का, इसमें है ना, इसकी डॉर्मेंसी 10,000 ईयर्स की रही। ठीक है, कहां से इसको निकाला गया, 10,000 ईयर्स पुराना, ठीक है, सीड एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, टैगा टुंड्रा रीजन है ना, ग्लोब पे देखते हैं क्या होता है वहां पे, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टैगा, टुंड्रा, ऐसा हम पढ़ते हैं ना। तो आर्कटिक टुंड्रा से है ना इसका एक्सकवेशन किया गया, निकाला गया ल्यूपिनस आर्कटिकस के सीड को, जिसकी डॉर्मेंसी कितना रिकॉर्ड की गई, 10,000 ईयर। एक और एक्सकवेशन किया गया डेट पाम का, फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ठीक है, डेट पाम का सीड एक जो है एक्सकवेशन किया गया, जिसका जो है सीड वाइबल था, और सीड कितना पुराना था, 2000 ईयर्स पुराना सीड वाइबल था। ठीक है, और कहां से और कब एक्सकवेट किया गया, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था, कहां पे, एक किंग हेरोड्स पैलेस, यानी किंग हेरोड्स का पैलेस है, वहां पे क्या चल रहा था, है ना, एक एक्सकवेशन चल रहा था। ये पैलेस कहां पे है, नियर डेड सी। ठीक है, तो उसी ड्यूरेशन में डेट पाम को एक्सट्रैक्ट किया गया वहां से, और देखा गया कि वो 2000 साल पुराना सीड क्या है, वाइबल है। ठीक है, जर्मिनेट किया। तो अब यहां पे देखेंगे, डेट पाम फाउंड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ये तीनों ही एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहां से एक्सकवेट किए गए ये भी मिल जाएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना है ही नहीं। फ्री का नंबर है, अगर आप स्टेटमेंट याद रखते हो क्लियरली आप क्या कर पाओगे, है ना, बता पाओगे, हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, नंबर ऑफ सीड्स इन अ फ्रूट, एक फ्रूट में कितना सीड हो सकता है, जितने ओव्यूल हो सकते हैं, ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है।
तो जितने ओव्यूल हो सकते हैं उतना सीड बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ ओव्यूल है ना किसी भी तरीके से क्या हो जाए, किसी रीजन की वजह से डैमेज हो जाए, वो सीड में कन्वर्ट ना हो, तो नंबर सीड का कम हो सकता है, ओव्यूल के नंबर के बराबर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वही लिखा है जनरली, लिखा है नंबर ऑफ सीड्स इन अ फ्रूट क्या है, जनरली इक्वल और लेस देन नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी, या फिर नंबर ऑफ सीड नेवर एक्सीड नंबर ऑफ ओव्यूल। ये दोनों स्टेटमेंट आप याद रखोगे, आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिलता है। ऑर्किड का फ्रूट देखेंगे तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ सीड दिखेंगे आपको, ओरोब्रैंकी और स्ट्राइगा में भी देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स वहां पे आपको दिखेंगे, हैज मेनी टाइनी सीड्स। ठीक है, तो ये है ना मेन पॉइंट्स, आप यहां पे क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है, फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स के बारे में हमें यहां पे क्या करना है, अगला पढ़ना है। तो फ्रूट क्या है, ये चीज हमें क्या करना है, यहां पे बताना है। फ्रूट क्या है ये हमें यहां पे क्या करना है, बताना है। फ्रूट क्या होता है वो बताना है। तो क्या बताएंगे, फ्रूट्स के लिए हम क्या लिखते हैं, जो ओपरी होती है वही राइपेंड हो जाती है। ये क्या है, राइपेंड ओवरी, कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नोन एज फ्रूट, नोन एज फ्रूट। ठीक है, फ्रूट किसे बोलोगे आप, राइपेंड ओवरी को बोलोगे, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जिसकी राइपेनिंग हुई है। जो ओवरी वॉल होती है, ओवरी वॉल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी वॉल फॉर्म पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। फ्रूट का जो पेरिकार्प होता है, ठीक है, वो कौन बनाता है, ओवरी वॉल। और यही पेरिकार्प है, ठीक है, जो कितने अलग अलग टाइप का होता है। अगर आप देखोगे तो आप इसे क्या लिखते हो, आप इसे लिखते हो एपिकार्प, एपिकार्प, आप लिखते हो मीजोकार्प, आप क्या लिखते हो, एंडोकार्प। अब इन्हीं तीनों लेयर में है ना, ओवरी वॉल ही किसमें क्या होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो फ्रूट में कन्वर्ट होने के बाद ओवरी वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। इसकी तीन लेयर, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, और इन तीनों लेयर के अंदर, ठीक है, अगर आप पेरिकार्प के अंदर देखोगे तो क्या होगा, सीड होगा। तो सीड के दो पार्ट, सॉरी, फ्रूट के दो पार्ट, एक सीड और दूसरा क्या होता है, पेरिकार्प। पेरिकार्प की इन्हीं तीनों लेयर में से कोई एक लेयर क्या होती है, एडिबल, एडिबल। जैसे मैंगो में देखें तो मीजोकार्प क्या होता है, फ्लैसी होता है, वो एडिबल होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, अब यहां पे ये आपको है ना मिल गए। एपिकार्प, दूसरा यहां पे क्या है, मीजोकार्प, तीसरा यहां पे क्या है, एंडोकार्प। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो अब यहां पे देखोगे, अगला एक और हमें यहां पे क्या करना है, मेंशन करना है। जो फ्रूट होता है, ठीक है, जो फ्रूट होता है अगर हम उसके लिए लिखेंगे, फ्रूट जो होगा वो फ्लैसी भी होगा और ड्राई भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट, फ्रूट्स में भी क्या हो सकते हैं, फ्लेसी, और क्या हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं। में बी फ्लेसी, और क्या होते हैं, ड्राई भी होते हैं। ठीक है, फ्लेसी फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सॉफ्ट फ्रूट है ना, इसमें कैसे होते हैं, जैसे ग्वावा है,
मैंगो है, ऑरेंज है, ये सब क्या है? फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? ड्राई फ्रूट क्या हो सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स क्या हो सकते हैं? इसमें आप क्या लिखते हो? ग्राउंड नट और मस्टर्ड, ये सब कैसे हैं? ये ड्राई होते हैं, ठीक है। तो फ्लैशी क्या होता है ना? गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कवर किया। आगे कुछ है ना, आगे कुछ है ना फ्रूट से ही रिलेटेड है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है जिन्हें हमें यहां पे देखना है, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे यहां पे हम लोग है ना, फ्रूट्स में क्या लिखते हैं? ट्रू फ्रूट। फ्रूट्स में क्या लिखते हैं? ट्रू फ्रूट कौन होता है? आप ट्रू फ्रूट किसे बोलेंगे? ठीक है, ट्रू फ्रूट किसे बोलेंगे? यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? फ्रूट which develops from ovary, ठीक है। दूसरे पार्ट क्या होंगे? अदर फ्लोरल पार्ट्स degenerate और fall off, डीजनरेट हो जाएंगे या फॉल ऑफ हो जाएंगे। दूसरा अगर आपको लिखना है तो यहां पे क्या लिखोगे? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहां पे क्या होता है? जो थैलेमस होता है वो फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। लिखेंगे थैलेमस contributes in fruit formation, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल जैसे एप्पल, एप्पल में क्या डिबल होता है? थैलेमस। दूसरा आप यहां पे क्या लिखोगे? कैस्यू, कैश्यू, एप्पल, कैश्यू। और एक आप क्या लिख सकते हो? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये किसके एग्जांपल्स हैं? है ना, फॉल्स फ्रूट के। एक और बचा हुआ है ना, उसे भी मेंशन करते हैं यहां पे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, है ना, उन्हें यहां पे हमें क्या करना है? बताना है, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है वो क्या होता है? यहां पे फ्रूट्स formed without fertilization, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो जाए, है ना, ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं। ये कैसे होंगे? सीडलेस फ्रूट होंगे। पार्थेनोकार्पी, ठीक है, इसे इंड्यूस्ड किया जा सकता है, कैन बी इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट यहां पे मेंशन कर देंगे एग्जांपल के लिए हम लोग, है ना। एग्जांपल क्या होता है इसका? ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? जैसे बनाना, बनाना हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया,
ठीक है, ये सब क्या है ना, किसके एग्जाम्पल है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फ्रूट क्या होता है। ठीक है, फ्रूट के है ना पार्ट्स में अगर देखें तो पेरिकार्प मेन होता है जिसकी 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। फ्रूट जो होता है फ्लैसी भी हो सकता है यानी सॉफ्ट जैसे गुआवा, मैंगो और ऑरेंज होता है, ड्राई यानी थोड़ा हार्ड भी होता है जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड में। ट्रू फ्रूट अगर ओवरी की राइपनिंग से फ्रूट बना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ऐसे फ्रूट में दूसरे फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं या है ना जो है फ्रूट से रिमूव हो जाते हैं। फॉल्स फ्रूट, थैलेमस जो होता है जिसके ऊपर दूसरी वर्ल्स लगी होती हैं, अगर वो फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है तो क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल जो होता है उसमें अगर आप देखोगे तो एप्पल जो है वो थैलेमस आप खाते हो है ना, उसका एडिबल होता है। कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, ये सब किसके एग्जांपल है, फॉल्स फ्रूट के। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने उसे क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे उसे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये सीडलेस होते हैं। ऐसी पार्थेनोकार्पी को ग्रोथ हार्मोन्स की हेल्प से इंड्यूस भी किया जा सकता है। एग्जांपल में बनाना और क्या लिखा हुआ है, पाइनएप्पल। अगला है ना एक पॉइंट हमें यहां पे और डिस्कस करना है कि फ्रूट फॉर्मेशन का जो मेन स्टिमुलस है वो कहां से आता है, वो चीज को हमें यहां पे क्या करना है, देखना है। ठीक है, अगला अगर हम लोग यहां पे देखें तो हम देखेंगे यहां पे लिख सकते हैं स्टिमुलस फॉर stimulus for fruit formation comes from, कहां से आता है, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो अब हम ये है ना बताएंगे यहां पे, हम जहां जहां से भी है ना ये स्टिमुलस आता है वो हम यहां पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं फर्स्ट स्टिमुलस, फर्स्ट स्टिमुलस फ्रूट फॉर्मेशन का कहां से मिलता है, कम्स फ्रॉम पॉलिनेशन। आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड स्टिमुलस कहां से आता है, सेकेंड स्टिमुलस कहां से आता है, कम्स फ्रॉम डेवलपिंग सीड। जब सीड डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, थर्ड स्टिमुलस कहां से आता है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, कम्स फ्रॉम अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, सीड फॉर्मेशन के लिए पहला स्टिमुलस कहां से मिल गया, जब पॉलिनेशन आया तब। ठीक है, दूसरा कहां से मिल गया, ठीक है, जब सीड डेवलप होना स्टार्ट हुआ तब। तीसरा कहां से आ गया, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स से। तो ये आप याद रखोगे। आप इसमें पार्थेनोकार्पिक और फॉल्स फ्रूट को भी याद रखोगे, है ना, इनके एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखोगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लास्ट में भी क्या किए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोजेनेसिस का, वो कवर करने के बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।